हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जनसंख्या संरचना, यानी विश्व की जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। काफी सरल है क्योंकि इसके डेटा है वो तो अपन जनसंख्या में पढ़ ही चुके हैं। जनसंख्या है उसका समूह है जो है वो कई प्रकार से बनता है। जैसे यदि अपन जनसंख्या का समूह है निर्माण यानी संरचना करनी चाहे, संरचना बनानी चाहे तो अलग अलग समूह के आधार पर कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या में आयु वर्ग यानी एज ग्रुप हो सकता है, जिसमें बच्चे होते हैं, प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्ति है, इस प्रकार ग्रुप किए जा सकते हैं। वैसे ही जनसंख्या संरचना के अंतर्गत उसका दूसरा संगठन है वो स्त्री और पुरुष जनसंख्या के आधार पर बनाया जा सकता है, जिसे आप लिंगानुपात कह सकते हो। ऐसे ही ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर भी संगठन बन सकता है, यानी कौन गांव में रहता है कौन शहर में। ऐसे ही संगठन जो बनता है वो बन सकता है साक्षरता के आधार पर, यानी कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं, और व्यवसाय के आधार पर भी संगठन है वो बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका आगे काफी ज्यादा जो है वर्णन है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर है वो दिया हुआ है, हम इसे शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। तो जनसंख्या संरचना के आधार पर जनसंख्या के कई है वो संगठन बनते हैं, जिसमें हम सबसे पहला संगठन है वो पढ़ेंगे एज ग्रुप यानी आयु वर्ग। तो सबसे पहला जनसंख्या का संगठन है वो है आयु वर्ग। तो स्टूडेंट्स, आयु वर्ग यानी इसका जो मुख्य आधार है वो होता है आयु। व्यक्ति की एज के आधार पर यह वर्ग है वो बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आयु वर्ग होते हैं वो तीन बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जब बाद में बताऊंगा। जो वर्ग बनते हैं इसमें जो ग्रुप बनते हैं वो तीन बनते हैं। सबसे पहले युवा या बालक, युवा और बालक आते हैं। उसके बाद आते हैं प्रौढ़, और तीसरे जो आते हैं वो होते हैं वृद्ध। तो स्टूडेंट, जो युवा या बालक है वो 0 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे हैं वो इसमें शामिल, या जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये जो वर्ग होता है यह किसी देश के भावी विकास का आधार होता है, क्योंकि यही बालक आगे जाकर युवा और आगे जाकर उससे आगे प्रौढ़ बनेंगे। यदि अपन दूसरा ग्रुप बनाते हैं तो दूसरा ग्रुप बनेगा 15 से लेकर 64 साल तक। ये जो ग्रुप आता है वो आता है प्रौढ़ में। और तीसरा 65 से ज्यादा उम्र के हैं वो आते हैं वृद्ध में। यानी ये तीन ग्रुप है वो बनते हैं। ये तीनों हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न सिंपल सा आता है कि एज ग्रुप क्या होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि व्यक्तियों की आयु के आधार पर बनाए गए ग्रुप जो है वो एज ग्रुप कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब इनकी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ये जो वर्ग हैं इसमें जो युवा अथवा बालक है, यानी जो 0 से 14 वर्ष तक है, वो क्या करेंगे? कोई काम तो मतलब कोई आमदनी का कार्य तो करेंगे नहीं। जैसे अपन कहते हैं वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना भावी आधार तैयार करेंगे, वो रहन सहन, उनका पालन पोषण अच्छी तरीके से संस्कारित बालक है वो बनेंगे। वो किसके आधार पर बनेंगे? प्रौढ़ के आधार पर। यानी ये क्या वर्ग है? आश्रित वर्ग है। किस पर? प्रौढ़ पर। दूसरा वृद्ध, वृद्ध की भी वही हालत है, यानी इनकी आयु है वो ज्यादा हो जाती है, अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके कारण ये भी किसी आमदनी यानी कि आय के संबंधित या विकास से संबंधित कार्य है वो नहीं करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा कार्य कर पाते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। और यह भी अपने भोजन के लिए और अपने स्वास्थ्य और जो भी आपूर्ति है उसके लिए प्रौढ़ पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी हो गया आश्रित वर्ग। ये दोनों आश्रित वर्ग हैं, यानी दोनों ही अपने पालन पोषण, अपने विकास के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए प्रौढ़ है उन पर निर्भर रहते हैं। जबकि प्रौढ़ जो है वो क्रियाशील वर्ग है। यानी ऐसा वर्ग है जो इनके दोनों ही
आश्रित वर्ग है उनकी आपूर्ति का कार्य है वो करता है। तो अपने को ध्यान में रखना है 3 एज ग्रुप बनते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से आश्रित वर्ग हैं, तो युवा और वृद्ध है वो आश्रित वर्ग है। कौन सा क्रियाशील वर्ग है, प्रौढ़ है वो क्रियाशील वर्ग है। अब इन वर्गों के आधार पर कुछ स्थितियां हैं वो बनती है, क्योंकि छोटा सा है तो इतने में तो होता ही नहीं। यदि प्रश्न आ गया 3 नंबर का 2 नंबर का तो आपको तो पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपने को ध्यान में रखना है कि ये ग्रुप है वो विकसित और विकासशील देशों में क्या स्थिति में रहता है। विकसित देश है और विकासशील देश है। देखिए फ्रेंड्स, जो विकसित देश होते हैं वो अपना एक आधार है वो तैयार कर चुके होते हैं और वहां पर सभी चीजों को जो है एक इस स्थिति में इम्प्रूव किया जा चुका होता है जिसके अंदर व्यक्ति है वो काफी ज्यादा बिजी हो जाता है। तो इसलिए वो स्थिति शिक्षित सारी प्रक्रियाएं वहां पर होती है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण संबंधी ऐसी स्थितियां भी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है विकसित देशों में वो प्रौढ़ और वृद्ध की जनसंख्या है वो ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो विकसित देश है वहां पर प्रौढ़ और जो वृद्ध जनसंख्या है वो ज्यादा होती है, जबकि विकासशील देश है वहां पर विकास का आधार है वो अभी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर यदि अपन जनसंख्या देखें तो यहाँ पर युवा वर्ग है वो ज्यादा है। हमें यदि एक संतुलित एज ग्रुप यानी आयु वर्ग है वो चाहिए, तो इसके लिए हमें अपनी जनसंख्या में सबसे ज्यादा चाहिए युवा और प्रौढ़, जबकि न्यूनतम चाहिए वृद्ध। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण है बहुत आराम से करते हैं लोग। अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी स्थिति है वो हम देखते हैं, इनका पालन पोषण है वो बहुत ध्यान से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में अपना ध्यान रखेंगे। हम इनका ध्यान रखेंगे तो भविष्य में ये अपना ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सभी की नहीं कहता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन इनका कार्य करते हुए इन्हें क्या होता है, थोड़ा कष्ट प्रतीत होता है। आप देखते भी हो वर्तमान सामाजिक स्थिति भी यही है, इसीलिए वृद्धाश्रम खुले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जनसंख्या है भावी समय में हमें कोई लाभ नहीं देगी। हाँ, हमें पहले जरूर लाभ दिया है लेकिन भावी समय में कोई लाभ नहीं देगी, इसलिए लोग इनसे कट जाते हैं। तो इसलिए ये जो दो वर्ग है वो किसी देश की जनसंख्या में संतुलन स्थापित करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये प्रौढ़ बाद में और सबसे कम वृद्ध होते हैं। लेकिन कई विकासशील देशों की स्थिति है वो तो ये बनी हुई है, लेकिन कई जो विकसित देश है उनकी स्थिति ये बन गई है कि वहां पर वृद्ध व्यक्तियों की संख्या है वो ज्यादा हो गई है। चीन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया, यानी कि वहां पर एक संतान नीति है वो लाई गई, जिसके कारण यही हमें सामना करना पड़ा कि वृद्ध जनसंख्या बढ़ गई। तो इस प्रकार की स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, विकसित देशों में प्रौढ़ वृद्ध ज्यादा है जबकि विकासशील देशों में युवा वर्ग ज्यादा है। दूसरा, जहां पर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, यदि अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पर बालक अथवा युवाओं की जनसंख्या है वो ज्यादा है, और जहां पर जनसंख्या स्थिर है, जहां पर जनसंख्या स्थिर है वहां पर वृद्ध जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो ये हमें चीजें हैं वो ध्यान रखनी है अपने को आयु वर्ग के अंदर की ये स्थिति है वो सामने आती है। तो ये एज ग्रुप के अंदर अपने को ध्यान में रखना है। यदि वर्तमान विश्व के अंतर्गत देखें तो युवा अथवा जो बालक है वो 35%, यानी लगभग 35% जनसंख्या है वो इन युवा वर्ग की है। ध्यान रखना है ये युवा वर्ग की जनसंख्या के अंतर्गत है वो आती है। बाकी जो जनसंख्या है वो प्रौढ़ और आश्रित वर्ग की जनसंख्या है। तो ये चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। एज ग्रुप, तो एज ग्रुप के बारे में यही ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार के होते हैं, उनकी उम्र ध्यान में रखनी है, नाम ध्यान में रखना है, आश्रित क्रियाशील और कौन सा होता है वो ध्यान में रखना है। विकसित देशों में जो है वो प्रौढ़ और वृद्ध ज्यादा होते हैं, जबकि विकासशील देशों में जो है
वो युवा ज्यादा होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो एज ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन दूसरे वर्ग की। ये तो हो गया पहला आयु वर्ग, पहला जिसे आयु वर्ग कहते हैं। दूसरा आता है लिंगानुपात, दूसरी चीज आती है लिंगानुपात। यानी स्त्री और पुरुष जनसंख्या के मध्य का अनुपात अपने को ध्यान में रखना है। लिंगानुपात क्या होता है? स्त्री और पुरुष जनसंख्या के मध्य का अनुपात। वैसे फ्रेंड्स हम अपन इसको पढ़ चुके हैं, स्त्रियों व पुरुषों की जनसंख्या के मध्य का अनुपात। यानी कि अपन देखते हैं यदि जहां पर स्त्री और पुरुष जनसंख्या बराबर है वहां पर लिंगानुपात है वो एवरेज रहता है। जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है वहां पर लिंगानुपात की नकारात्मक स्थिति है, और जहां पर पुरुषों की बजाय स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सकारात्मक स्थिति रहती है। इसे कई तरीकों से है वो ज्ञात किया जाता है, यानी लिंगानुपात ज्ञात करने के हैं वो कई तरीके हैं जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे भारत में जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है वह ज्ञात किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के आधार पर, जबकि विश्व में जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है उसे ज्ञात करने का अलग तरीका है। वो ज्ञात किया जाता है स्त्रियों की जनसंख्या के आधार पर। बता रहा हूं फिर से, भारत में जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है और विश्व में जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है वो अलग अलग तरीकों से ज्ञात किया जाता है। अपने को ध्यान में रखना है, यही प्रश्न बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, और आपने भारत का ज्ञात कर रखा है और वहां पे टिक कर दिया कि ये है, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है भाई, भारत में लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं। यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं। जबकि विश्व में ज्ञात करने का तरीका क्या है, यदि 1000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं। दोनों चीज अलग अलग हो गई, यानी 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है, और यहाँ पर 1000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, जैसे हमने आंकड़े अभी तक पढ़े हैं तो विश्व का जो लिंगानुपात है वो 985, मान लीजिए 985 है। भारत का भी 985, वैसे भारत का 985 नहीं है, 943 है। मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो यहाँ पर 985 का मतलब हो गया कि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं 985, यानी महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों से कम है। लेकिन यदि अपन ये करते हैं कि विश्व में 985 लिंगानुपात है, इसका मतलब क्या होता है कि 1000 महिलाएं हैं तो 985 कौन है, पुरुष है। तो ये अपने को इसके अंतर्गत है वो ध्यान में रखने हैं। अपनी जनसंख्या के आधार पर इसमें ध्यान में रखना है, लिंगानुपात के आधार पर ध्यान में रखना है। वैसे ये 985 जो लिंगानुपात है विश्व का वह 1000 में, यानी भारत में अपन पढ़ रहे हैं तो भारत की जनसंख्या के आधार पर ही ज्ञात किया जा रहा है। तो भारत में ज्ञात करने का सूत्र जो है वो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, यानी भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, यानी 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है। जबकि विश्व में ज्ञात किया जाता है पुरुषों की संख्या बटे महिलाओं की संख्या इंटू 1000, यानी इसका मतलब है यदि 1000 पुरुष हैं, यदि 1000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं, और इसका मतलब है यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं। जैसे कि अपने ज्ञात है भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है,
यानी 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ये जो लिंगानुपात है वह कई कारणों से कम है, यानी जो अभी भी चल रहा है 1000 की तुलना में -57, ये कम चल रहा है 1000 से। तो ये जो अंतर है उसका कारण क्या है? उसके अनेक कारण है फ्रेंड्स, जैसे भ्रूण हत्या। टेक्नोलॉजी किसी देश के विकास का आधार है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी कभी कभार ऐसा कारण भी बन जाती है जिसके कारण हमें पछताना पड़ता है। जैसे गर्भाशय में बच्चे की स्थिति को जानने के लिए जो है सोनोग्राफी का आविष्कार किया गया था, लेकिन उसी से ये पता लगाया जाने लगा कि वह गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की। यदि लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती, तो ये भ्रूण हत्या कहलाता है। दूसरा है शिशुवध। ये भी प्रचलित था जब सोनोग्राफी जैसी तकनीक प्रचलित नहीं थी, अब नहीं है। यदि बालिका होती तो उसे जन्म देते ही मार दिया जाता, ऐसी स्थिति है वो मौजूद थी। हमारे भारत में पुरुष प्रधान समाज है, यानी समाज में पुरुषों की स्थिति है वो मुख्य है, इसीलिए पुरुष जो है यानी लड़का है उसकी चाह होती है, तो लड़के की चाह यानी संतान है वो लड़के की चाह होती है कि लड़का तो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थितियां हैं वो भारत में कम लिंगानुपात का कारण बनी है। जबकि यदि अपन विश्व का लिंगानुपात देखते हैं तो ये सूत्र अपने को ध्यान में रखना है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है कि विश्व का लिंगानुपात है उसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है, विश्व का लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है वो बताइए। तो इस आधार पर हमें विश्व का लिंगानुपात है वो ज्ञात करना होता है, तो अपने को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, हम भारत में हैं तो इसलिए भारत का जो आधार माना गया है उसी आधार के आधार पर अपन है वो विश्व की जनसंख्या का परिकलन करेंगे। यानी अपन ये पढ़ते हैं कि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, तो उसी आधार पर अपन विश्व का है वो लिंगानुपात पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना है। लेकिन सूत्र आपको ये ध्यान में रखना है, विश्व का जो लिंगानुपात है वो है 985। आपकी बुक जो 12वीं की BSCR की बुक है उसके अनुसार 985 है वो है, यानी 985 महिलाएं हैं। कितने पुरुष, यानी 1000 यदि पुरुष हैं तो 985 महिलाएं हैं। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि विश्व में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो यूरोप महाद्वीप का है। यानी यूरोप महाद्वीप में यदि 1000 पुरुष हैं तो 1072 है वो महिलाएं हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहीं पर है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है, जहां पर 1027 जो हैं वो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुष है तो 1027 महिलाएं हैं। तीसरा नंबर लिंगानुपात के संबंध में आता है लैटिन अमेरिका का, यानी दक्षिण अमेरिका के साथ थोड़ा सा भाग जो बीच वाला है अमेरिका का वो लैटिन अमेरिका का भाग आता है, जहां पर 1018 यानी लगभग 1018 जो है वो लिंगानुपात है, यानी यहाँ पर भी महिलाएं हैं वो 18+ में है। चौथी बात करते हैं तो अपना महाद्वीप आता है, यानी एशिया के अंदर लिंगानुपात है वो है 1002। एशिया का जो लिंगानुपात है वो 1002 है। 5वें नंबर पर यदि अपन बात करते हैं, 5वें नंबर पर, तो ये 4 महाद्वीप ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात है वो पॉजिटिव स्थिति में, यानी महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। यदि 5वें नंबर पर अपन बात करते हैं तो 5वें नंबर पर आएगा ओसेनिया, जहां का लिंगानुपात है 990। ओसेनिया क्या है? ओसेनिया है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 15 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश है वो आते हैं। उनका आंकड़ा एक साथ ही तैयार किया जाता है जो टोटल है 990। जबकि सबसे कम लिंगानुपात है वो है अफ्रीका महाद्वीप का। ध्यान में रखना है, यदि अपने से पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है। यदि अपने से पूछा जाए कि कुछ ऐसे देश बताइए जहां पर लिंगानुपात है वो ज्यादा है, यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा है,
तो अपने को यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों के नाम है वो अपने को बताने हैं, जिसमें सबसे मुख्य आएगा लातविया, यानी लेटविया है, उसका लिंगानुपात है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। यदि ये पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाले देश का नाम बताइए, तो सबसे कम लिंगानुपात वाले देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यानी उसका लिंगानुपात है वो काफी कम है। तो ये अपने को विश्व के संरचना के जनसंख्या संरचना के अंतर्गत लिंगानुपात के बारे में ध्यान में रखना है। दो चीजें होगी अपनी, युवा जो वर्ग है, एज ग्रुप है, उसके आधार पर संरचना, और दूसरा जो है वो लिंगानुपात के आधार पर संरचना। तीसरी जो चीज आती है उसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं जनसंख्या संगठन का तीसरा रूप है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो अपन अब पढ़ेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। इसे आप उतार सकते हो चाहो तो, शॉर्ट नोट्स है।